हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं जहांगीर आलम आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग 12वीं के रसायन शास्त्र का छठा चैप्टर, जिसका नाम द प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट यानी कि तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम है, इसको पढ़ रहे हैं। और इसका 5 वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा चुका है। जो विद्यार्थी इन 5 वीडियो को नहीं देखे हैं उनसे मेरा अपील है कि वे इन 5 वीडियो को ज़रूर देख लें। तो दोस्तों चलिए आज हम लोग इस चैप्टर का नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हम धातु कर्म स्टार्ट किए हैं, यानी कि धातु कर्म पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? धातु कर्म। और आप सभी जानते हैं कि धातु कर्म क्या है। तो धातु प्राप्त करने के लिए हम लोग जिन जिन विधियों का प्रयोग करते हैं वह धातु कर्म कहलाता है। तो धातु कर्म में हम जल्दी से बताते हैं, इसलिए कि मैं इस पर ज़्यादा समय लेना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं इसके बारे में पहले भी पिछले वाली वीडियो में भी जिक्र कर चुका हूं। तो धातु कर्म में हम सबसे पहले अयस्क का सांद्रण करते हैं। अयस्क का सांद्रण करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? जो सांद्रित अयस्क होता है, सांद्रित अयस्क से धातु का निष्कर्षण करते हैं। धातु का निष्कर्षण करते हैं। उसके बाद धातु का शोधन होता है। धातु का शोधन होता है। तो दोस्तों ये 3 पद जो है धातु कर्म के अंतर्गत आते हैं, जिसमें हमने अयस्क का सांद्रण पढ़ लिया, यानी कि अयस्क में जो भी गंदगियाँ है जिसको गैंगिया मैट्रिक्स कहते हैं उसको हटाने की क्रिया अयस्क का सांद्रण कहलाता है। उसके बाद सांद्रित अयस्क से धातु के निष्कर्षण में भी हमने पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि सांद्रित अयस्क से धातु हम डायरेक्ट प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसके लिए भी 2 प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। एक तो सबसे पहले जो सांद्रित अयस्क है, सांद्रित अयस्क को धातु के ऑक्साइड में बदलना होता है। धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करना होता है। उसके बाद धातु ऑक्साइड से धातु का अपचयन करना होता है। अपचयन यानी कि अवकरण। मैं बारी बारी से सबके बारे में बताऊंगा अपचयन क्यों। ठीक है। तो सांद्रित अयस्क को धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित करना, इसके लिए भी मैंने आपको बताया था जारण और निस्तापन। ठीक है, जारण और निस्तापन। तो आप सभी लोगों को याद होगा कि जारण या निस्तापन क्या है। तो जारण वायु की उपस्थिति में गर्म करना और निस्तापन वायु की अनुपस्थिति में गर्म करना। ठीक है। तो हमने जारण और निस्तापन, सांद्रित अयस्क को जारण और निस्तापन की सहायता से धातु के ऑक्साइड में बदल लिया था। अब धातु का ऑक्साइड जो है, धातु के ऑक्साइड से ऑक्सीजन को हटाएंगे हम, तब जाके हम कहाँ बदल पाएंगे? धातु में। तो यही हमारा आज का पॉइंट है दोस्तों। क्या? धातु का ऑक्साइड जो है, धातु के ऑक्साइड का धातु में अपचयन। तो दोस्तों हम लोग इसको अब डिस्कस करते हैं, इसको समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, धातु के ऑक्साइड को कहाँ बदलना है हमको? धातु में। तो जाहिर सी बात है कि धातु का ऑक्साइड में एक एग्जांपल देके आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि जिंक ऑक्साइड, जिंक क्या यहाँ धातु है, धातु के साथ ऑक्सीजन का जुड़ा होना, वही क्या कहलाता है? धातु का ऑक्साइड कहलाता है। तो यहाँ से अगर हमको धातु निकालना है, इस अयस्क से अगर हमको धातु निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ से जो ऑक्सीजन है इसको हटाना पड़ेगा। तो जब हम ऑक्सीजन हटाएंगे तब हम जस्ता प्राप्त कर पाएंगे, तब हम क्या कर पाएंगे? धातु प्राप्त कर पाएंगे। और आप सभी 10th में पढ़ेंगे, 10th का ही मतलब टॉपिक है, अवकरण है चाहे ऑक्सीकरण है, ये सभी आपको 10th में पढ़ने को मिलता है। तो जब भी ऑक्सीजन को हम हटाते हैं तो ऑक्सीजन की जो हटने की क्रिया है उसको हम क्या कहते हैं? अवकरण कहते हैं। अवकरण या अपचयन दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, अवकरण या अपचयन। तो इसीलिए धातु के ऑक्साइड से ऑक्सीजन हटाना यानी धातु में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? अपचयन। अब दोस्तों अपचयन का सबसे बढ़िया मेथड है प्रगलन। ठीक है, ये प्रगलन जो है आपके एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है और पूछता रहता है। ठीक है। तो स्मेल्टिंग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि स्मेल्टिंग में हम क्या करते हैं। तो सबसे पहले हमने जाना कि धातु के ऑक्साइड में हम लोग किसके द्वारा, मतलब कोई भी अयस्क है, सांद्रित अयस्क को सबसे पहले हमको धातु के ऑक्साइड में बदलना होता है। तो धातु के ऑक्साइड में हम लोग कैसे बदलते हैं, किसके द्वारा बदलते हैं? तो आप सभी को मैंने बताया कि जारण या भर्जन के द्वारा हम जारण या निस्तापन के द्वारा हम लोग जो भी सांद्रित अयस्क उसको हम क्या करते हैं? धातु के ऑक्साइड में बदलते हैं। यानी कि आपका जो अयस्क है सांद्रित अयस्क है। ठीक है, सांद्रित अयस्क को हमको कहाँ बदलना होता है? धातु के ऑक्साइड में। धातु के ऑक्साइड में। तो आपने जाना
और मैंने बताया था कि आप या तो जारण कीजिएगा या निस्तापन कीजिएगा। ठीक है, निस्तापन कब कीजिएगा और जारण कब कीजिएगा, इसके लिए आप लोग पीछे वाले वीडियो को देख लें, उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो निस्तापन या जारण की सहायता से हम सांद्रित अयस्क को कहाँ बदलते हैं, धातु के ऑक्साइड में। तो इसको हम लोग धातु का ऑक्साइड भी बोल सकते हैं या ये भी बोल सकते हैं जरित या निस्तापित अयस्क। ठीक है, जरित या निस्तापित अयस्क, क्योंकि ये जो प्राप्त हो रहा है धातु का ऑक्साइड किसके द्वारा प्राप्त हो रहा है, जारण या निस्तापन के फलस्वरूप, इसलिए हम लोग इसको जरित या निस्तापित अयस्क कहते हैं। तो एग्जाम्पल मैं देख के समझा रहा हूँ, जैसे ZnO है, आप SnO2 ले लीजिए, ठीक है, Cr2O3 ले लीजिए। अब यहाँ से हमको क्या करना है, ऑक्सीजन हटाना है, यानी ऐसे पदार्थ को यहाँ पे हमको डालना है जो ऑक्सीजन से लगाव रखता हो, ऑक्सीजन से प्रेम रखता हो, इतना प्रेम रखता हो कि इस Zn से ऑक्सीजन को हटा दे, अपनी ओर खींच ले। तो कहने का मतलब मान लीजिए हम यहाँ पे CO डाल सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे C डाल सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे एल्युमिनियम डाल दीजिए। ठीक, तो क्या करेगा, C जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेगा, संयोग कर लेगा। ठीक है, C ऑक्सीजन संयोग कर लेगा और Zn को क्या करेगा, मुक्त कर देगा, और बाहर ये CO अलग। इस प्रकार आपका धातु अलग हो गया, यानी कि धातु का निष्कर्षण हो गया किससे, तो धातु के ऑक्साइड से। ये जरित या निस्तापित अयस्क हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अब C डालिएगा तो क्या करेगा, CO बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और आपका Sn बाहर निकला, यानी कि धातु मिल गया। यहाँ पे एल्युमिनियम डालिएगा तो क्रोमियम बाहर निकलेगा। ठीक है, और Al2O3 अलग हो जाएगा। तो इससे हमको मतलब नहीं, हमको क्या निकालना था, धातु। तो ये जो ऑक्साइड है, ये सभी ऑक्साइड हैं, इसके द्वारा क्या हो जा रहे हैं, अवकृत हो जा रहे हैं, यानी कि अवकृत होना यानी कि यहाँ से ऑक्सीजन इसका हटना। ठीक है ना, तो यहाँ से ऑक्सीजन को हटाने के लिए एक पदार्थ का यूज करते हैं जो ऑक्सीजन को हटाता है, उसको हम क्या करते हैं, कहते हैं अवकारक कहते हैं, अवकारक। तो हम लोग अवकारक मिलाते हैं किसके साथ, तो धातु के ऑक्साइड के साथ। तो धातु का ऑक्साइड यानी क्या, जरित या निस्तापित अयस्क। तो जरित या निस्तापित अयस्क को, ठीक है, ये क्या है, जरित या निस्तापित अयस्क है, या इसको हम ये भी बोल सकते हैं धातु के ऑक्साइड। तो जरित या निस्तापित अयस्क को अवकारक मिलाकर, ठीक है, सबके लिए अलग अलग अवकारक होता है, सभी जितने भी ऑक्साइड हैं, जितने भी अयस्क हैं, अलग अलग अयस्कों के लिए अलग अलग अवकारक की आवश्यकता होती है। तो इसलिए मैं यहाँ पे इस कंडीशन में यहाँ पे एल्युमिनियम अवकारक के रूप में मैं लेके दिखला रहा हूँ आपको। तो जो भी ये निस्तापित या जारण के फलस्वरूप ये ऑक्साइड जो थे, ऑक्साइड में कैसे रूपांतरण होता है, तो जारण या निस्तापन के फलस्वरूप। तो ये जो धातु का ऑक्साइड प्राप्त हुआ जारण या निस्तापन के फलस्वरूप प्राप्त हुआ, इसलिए हम इसको जरित या निस्तापित अयस्क कह सकते हैं। तो जरित या निस्तापित अयस्क ये है, इसमें हम क्या मिला रहे हैं, अवकारक मिला रहे हैं, और फिर अवकारक मिलाकर हम गर्म करेंगे तो ये जो धातु है ये तरल रूप में यानी कि लिक्विड फॉर्म में, द्रवित अवस्था में आपको मिलेगा। इस प्रकार आप क्या कर लिए, धातु प्राप्त कर लिए, क्योंकि हमको क्या करना था, धातु ही प्राप्त करना था, धातु के ऑक्साइड से धातु को मुक्त करना था। तो ये जो संपूर्ण क्रिया है, इस संपूर्ण क्रिया को हम प्रगलन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्मेल्टिंग यानी कि प्रगलन। तो प्रगलन या स्मेल्टिंग क्या है, तो वह प्रक्रिया, ठीक है, यह संपूर्ण प्रक्रिया है, वही कहलाता है प्रगलन। प्रगलन किसे कहते हैं, तो वह प्रक्रिया जिसमें जरित या निस्तापित अयस्क को, ये जो अयस्क है जारण या निस्तापन के फलस्वरूप प्राप्त हुआ, तो जरित या निस्तापित अयस्क को किसी अवकारक के साथ क्या किया, मैंने अवकारक मिला दिया, अवकारक के साथ मिश्रित कर मिश्रण को क्या करते हैं, उच्च ताप पर, ये डेल्टा का चिन्ह है यानी कि गर्म करने का, तो गर्म करते हैं। गर्म करने से धातु जो है अलग हो जाता है, और किस अवस्था में, तो द्रवित अवस्था में, द्रव के रूप में, और जिसे भट्टी के तली के नीचे एक छिद्र होता है जिसे हम बाहर निकाल लेते हैं। इस प्रकार हमारा धातु का निष्कर्षण हो गया, और हम यही चाहते थे। तो इसी प्रोसेस को दोस्तों प्रगलन कहते हैं। ठीक है, प्रगलन किसे कहते हैं, तो आप लोग याद रखिए क्या कि वह प्रक्रिया, वैसा फिनोमेनन जिसमें धातु के ऑक्साइड को यानी कि सांद्रित एवं जरित या निस्तापित अयस्क को अवकारक मिलाकर मिश्रण को क्या करते हैं, भट्टी में ले जाकर उच्च ताप पर गर्म करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि धातु जो है द्रवित अवस्था में उससे अलग हो जाएगा। यह क्रिया प्रगलन कहलाती है। तो दोस्तों इसको आप लोग नोट कर लें, ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो तुरंत लाइक करें, ठीक है। तो इसको आप लोग उतार लें। फिर तो दोस्तों प्रगलन में हम क्या करते हैं, सिंपल सा अवकारक मिलाते हैं। अवकारक मिलाने के बाद होता है क्या है, उसको गर्म करेंगे। गर्म करने से अवकारक क्या करता है, धातु के ऑक्साइड से ऑक्सीजन को हटा देता है, और इस प्रकार आपका धातु जो है, धातु का निष्कर्षण हो जाता है, ऑक्साइड से धातु अलग हो जाता है। ठीक है, तो हम अवकारक का यूज करते हैं। तो इस आधार पे
यानी कि प्रगलन जो है, कहने का मतलब कि अवकरण की क्रिया हम दो तरीके से करा सकते हैं। एक अवकरण कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा कर सकते हैं और एक एल्युमिनियम के द्वारा कर सकते हैं। यानी कि अवकारक के रूप में आप कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज कर सकते हैं और एल्युमिनियम का भी यूज कर सकते हैं। तो कब कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज कीजिएगा और कब एल्युमिनियम का यूज कीजिएगा? तो साधारणतः कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा धातु के ऑक्साइड अवकृत हो जाते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे हैं धातु के ऑक्साइड हैं, जैसे मान लीजिए क्रोमियम के ऑक्साइड हो गए, मैग्नीज के ऑक्साइड हो गए, टंगस्टन के ऑक्साइड हो गए। इस प्रकार के जो ऑक्साइड हैं वह कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा अवकृत नहीं होते हैं। तो उस प्रकार के ऑक्साइड को अवकृत कराने के लिए हम कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड को अवकारक के रूप में इस्तेमाल नहीं करते हैं, उस समय हम लोग एल्युमिनियम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप देखिए बोर्ड पे कि यहाँ पे जिंक का ऑक्साइड है, टिन का ऑक्साइड है, जेडेन का ऑक्साइड, यानी कि ये धातु के ऑक्साइड हैं सभी। तो इसका अवकरण हम साधारणतः कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड मिला के, कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? एक कार्बन एक ऑक्सीजन। कार्बन मोनो का मतलब होता है, मोनो मतलब एक होता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र हुआ CO, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड का मतलब हुआ एक कार्बन पे एक ऑक्सीजन। ठीक है, इसका सूत्र ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, यानी एक कार्बन पे एक ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आप अवकरण कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा मैं करा के दिखला रहा हूँ कि यहाँ पे आप कार्बन भी डाल सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड भी डाल सकते हैं। अब रही बात, कार्बन भी डाल सकते हैं। अब जब हम कार्बन डाल के इसको क्या करेंगे, एक भट्टी में ले जाकर क्या करेंगे, गर्म करेंगे। ठीक है, कहाँ ले जाकर गर्म करेंगे? भट्टी में ले जाके आप गर्म कीजिएगा। तो क्या होगा कि कार्बन जो ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, यानी कि कार्बन का ज्वलन होगा, कार्बन जलेगा। तो कार्बन जलेगा यानी कि ऑक्सीजन से जाके क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा। ये कार्बन जो है ऑक्सीजन से जाके जुड़ जाएगा और जेडेन अलग हो जाएगा। जेडेन क्या आपका धातु है, और CO क्या होगा, बाहर गैस बन के बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी कार्बन जो है बैलेंस कर दे रहा हूँ, कार्बन ऑक्सीजन से जाके जुटेगा। ठीक है, और CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाएगा। आपका SN जो धातु है वह बन गया। ठीक है, उस प्रकार ये भी जो है CO2 बाहर निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा, और क्या मिलेगा आपको, जिंक। ठीक है, तो ये सभी धातु जो हैं, यानी कि जो धातु के ऑक्साइड थे उसमें कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज हमने अवकारक के रूप में किया। यानी कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड को हम क्या करते हैं, धातु के ऑक्साइड में डालते हैं और उसको भट्टी में ले जाकर आप जब गर्म कीजिएगा तो क्या होगा कि कार्बन का जलन होगा, यानी कार्बन का आंशिक ज्वलन होगा, और इसके उपरांत कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगा, और साथ ही साथ धातु के ऑक्साइड से क्या होगा, आपका धातु अलग हो जाएगा। और ये जो धातु अलग होगा दोस्तों, वह आपके पिघली अवस्था में यानी कि लिक्विड फॉर्म में यानी कि द्रवित अवस्था में पाया जाएगा, जो कि भट्टी के तली के नीचे एकत्रित होगा, और भट्टी के तली के नीचे क्या आपका एक छिद्र होने के कारण छिद्र से इसको हम बाहर निकालेंगे। इस प्रकार आपका धातु का निष्कर्षण हो जाएगा। तो कुछ धातु के ऑक्साइड जो है जिनका अवकरण कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा तो हो जाता है, लेकिन कुछ धातु के ऑक्साइड ऐसे भी हैं जिनका अवकरण कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा नहीं होता है। वह कौन ऐसे धातु हैं? तो आपका एग्जाम्पल जो मैग्नीज, क्रोमियम, वेनेडियम, टंगस्टन। तो इस प्रकार के धातु के जो ऑक्साइड है उनका अवकरण कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा नहीं होता है, लेकिन हम चाहते हैं कि अवकरण कराए। हम चाहते हैं कि धातु के ऑक्साइड से, यानी कि इस प्रकार के धातु के भी ऑक्साइड से ऑक्सीजन को हटाया जाए, लेकिन हम तो जानते हैं कि इसके द्वारा नहीं हो रहा है, ये हटा नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग एक अन्य अवकारक के रूप में इस्तेमाल करते हुआ है एल्यूमिनियम। यानी कि एल्यूमिनियम क्या करता है, इसको हटा देता है। एल्यूमिनियम हम यहाँ पे डालते हैं, तो एल्युमिनियम डालते हैं तो सिंपल सी बात है, आपको धातु निकालना है। इसमें धातु कौन है? क्रोमियम है। तो क्रोमियम निकालते हैं, बाहर निकलता है Al2O3, ये बाहर निकला, आपका धातु बन गया। ठीक है, बैलेंस कर देता हूँ, इसको भी बैलेंस कर देता हूँ। Al2O3 अलग, और आपका धातु जो है वह भी अलग, लोहा अलग। यानी कि एक अवकरण तो कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा कराया जाता है, और जिन धातु के ऑक्साइडों का अवकरण, यानी वैसे धातु कौन कौन, मैग्नीज है, क्रोमियम है, वेनेडियम है, टंगस्टन है, इस प्रकार के धातु के ऑक्साइड इनके द्वारा अवकृत नहीं होते, कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा अवकृत नहीं होते। तो इनका अवकरण हम एल्युमिनियम के द्वारा कराते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार एक है कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा अवकरण, और एक है एल्युमिनियम द्वारा अवकरण। तो दोस्तों आपके एग्जाम में पूछता है कि कार्बन अवकरण विधि क्या है, एल्युमिनियम थार्मिक विधि क्या है। तो
ये दोनों विधि, इन दोनों विधि का यूज हम कब करते हैं? तो जो धातु के ऑक्साइड है, जैसे कि दिखलाई दे रहा है, धातु के ऑक्साइड को कहाँ बदलने में, देखिए धातु के ऑक्साइड को धातु में बदलने में, धातु के ऑक्साइड से हम धातु प्राप्त किए, धातु के ऑक्साइड से धातु प्राप्त किए, धातु के ऑक्साइड से धातु प्राप्त किए। तो इन सभी यानी कि एल्युमिनियम थार्मिक विधि और कार्बन अवकरण विधि, इन दोनों का यूज हम लोग धातु के ऑक्साइड से धातु प्राप्त करने में हम लोग करते हैं। तो कार्बन अवकरण विधि के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कार्बन अवकरण विधि पूछ देता है कि कार्बन अवकरण विधि क्या है, एल्युमिनियम थार्मिक विधि क्या है। तो कार्बन अवकरण विधि जरित या निस्तापित अयस्क यानी वही धातु के ऑक्साइड जरित या निस्तापित अयस्क को कार्बन के साथ मिलाते हैं, इसमें कार्बन या कार्बन ऑक्साइड मिलाएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड मिलाएंगे और भट्टी में ले जाकर क्या करते हैं, कसकर गर्म करते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, कार्बन का आंशिक जलन होता है, यानी कि ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा और क्या बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करेगा और साथ ही साथ धातु के ऑक्साइड को अवकृत कर, यानी कि जो धातु के ऑक्साइड उसको अवकृत कर देगा और क्या मिलेगा, साथ ही साथ आपका धातु मिल जाएगा, क्या धातु में परिवर्तित कर देता है। इस प्रक्रिया द्वारा जो धातु प्राप्त होते हैं वह किस अवस्था में प्राप्त होते हैं, पिघली हुई अवस्था में प्राप्त होते हैं, जिससे भट्टी के तली के नीचे एक छिद्र होने के कारण उस छिद्र से हम इस धातु को क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो यह जो क्रिया, ये संपूर्ण क्रिया जो है ये क्या कहलाती है, कार्बन अवकरण विधि कहलाती है। ठीक है, कार्बन अवकरण विधि ज़्यादा टॉप नहीं है, क्या करना है कि धातु के ऑक्साइड में, ठीक है, कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड मिलाएंगे, भट्टी में ले जाएंगे, भट्टी में ले जाकर गर्म करेंगे। ऐसा करने से कार्बन का आंशिक ज्वलन होता है, जिससे CO2 गैस मुक्त होता है और धातु जो है पिघली अवस्था में भट्टी के तली के नीचे मिलता है, भट्टी के तली के नीचे विद्यमान एक छिद्र द्वारा उसे बाहर निकाल देते हैं। इस प्रकार क्या होता है, धातु मुक्त हो जाता है और ये जो क्रिया है इस क्रिया को ही दोस्तों कार्बन अवकरण विधि कहते हैं। ठीक है, अब है एल्युमिनियम थार्मिक विधि। तो यहाँ पे एल्युमिनियम थार्मिक विधि की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि कुछ धातु के ऑक्साइड ऐसे भी थे जो कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा अवकृत नहीं होते हैं। तो इसको मैं पढ़ के बताता हूँ। यह उन ऑक्साइडों के लिए प्रयुक्त होता है, यानी कि यह विधि उन ऑक्साइडों के लिए यूज में लाया जाता है जो कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा अवकृत नहीं होते हैं। तो वह कौन से धातु हैं, तो मैग्नीज है, क्रोमियम है, वैनेडियम है, टंगस्टन है, इस प्रकार के धातु। तो ऐसी स्थिति में जो अवकरण की क्रिया है दोस्तों एल्युमिनियम धातु द्वारा कराई जाती है और इस प्रक्रिया को ही एल्युमिनियम थार्मिक विधि कहते हैं। तो दोस्तों ये आप लोगों को समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ। तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। मैं आप लोगों से फिर एक बार अपील करना चाहता हूँ कि अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे चैनल को शेयर करें और यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। आने वाले वीडियो में मैं आप लोगों से पहले बता के जाता हूँ कि अभी तक हमने धातु कर्म में अयस्क का सांद्रण कर लिया, यानी कि अयस्क में जो अशुद्धियाँ थी उसको हटा लिया। उसके बाद सांद्रित अयस्क से हमने क्या किया, धातु का निष्कर्षण किया। सांद्रित अयस्क से धातु के निष्कर्षण में भी हमने दो पदों से गुजरा। एक तो सांद्रित अयस्क से धातु के ऑक्साइड में गया, धातु के ऑक्साइड में भी जारक अणु निस्तापन किया। उसके बाद धातु के ऑक्साइड से ऑक्सीजन को हटाया, यानी कि अवकरण किया और धातु प्राप्त किया। अब हमारा धातु मिल चुका है। अब बात क्या बाकी है, तो जो धातु में अशुद्धियाँ हैं उस धातु को हटाएंगे, यानी कि धातु को शुद्ध करेंगे, धातु का शोधन करेंगे। तो आने वाले वीडियो का आप लोग इंतजार कीजिए। मिलते हैं हम लोग धातु के शोधन के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।